डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर जनन पार्ट पे, यानी पादप जनन का रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 2 है, एक क्लास 12th का। और 2023-24 के बैच की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है। पीके बैच में आप सबका स्वागत है। और इस बैच में हम लोग, ये आज का 3rd वीडियो है और आज है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो 7 अप्रैल का है और लगातार इस तरह से आपके हर दिन वीडियो आते रहेंगे। सप्ताह में 5 वीडियो आपके दिए जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, मॉडल पेपर दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, ये सभी चीजें, और साथ में प्रिंटेड नोट्स आपको दिया जाएगा। पीके बैच में ये सभी चीजें आपको मिलने वाली। यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपका, अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का नाम है, जो आपके कोर्स में रखा गया है एनसीईआरटी में, टॉपिक का नाम रखा गया है नर युग्मकोद्भिद परागकोश, और ये सब करके टॉपिक है। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी नाम है पराग पुंकेसर। आपके एनसीईआरटी में इसे टॉपिक में दिया गया पुंकेसर। ठीक, लघु बीजाणु धानी, और इसी और उसके बाद रखा गया परागकोश, परागकण। तो आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है। उम्मीद है कि आपकी ये टॉपिक जो है 45-35 मिनट तक कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं कितना टाइम लगता है। पूरी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। आज इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक है, जो पुमंग होता है, पहले यहां से देखिए, पुमंग मतलब पुमंग मतलब होता है एंड्रोसियम। ये जो होता है पादप का नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है। और इसमें जो होता है, ये मेजर हेडिंग है, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया होता है। इसकी अगर हम बात करें, जो पुमंग है इसकी बात करें तो इसके 2 हिस्से होते हैं। कल हमने बताया था आपको, एक इसका फिलामेंट का हिस्सा होता है और दूसरा इसके एंथर का हिस्सा होता है, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, और उसके बाद ये इसकी लाइन है। तो इसे हम लोगों ने नाम रखा था तंतु, और इसका नाम था परागकोश। क्या नाम था? परागकोश, यही तो था। तो इसके 2 भाग होते हैं, नर भाग होता है तथा पुमंग के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग का नाम होता है, जो लंबा भाग होता है उस भाग का नाम होता है तंतु, और दूसरे भाग का नाम होता है जो कि छोटा भाग होता है, डंबल जैसा शेप होता है, उसे कहते हैं परागकोश। 2 भागों से मिलकर के हमारा जो नर भाग है ये मेंटेन होता है। ठीक है, अब जो लंबा भाग है, डंठल जैसा, तंतु कहते हैं, इसका कोई विशेष खास बात नहीं, ये तंतु जैसा, फाइबर जैसा पाया जाता है और ये लंबा भाग होता है। ठीक, लेकिन मेन चीज किसका है? परागकोश का। हमें किसको पढ़ना है? परागकोश। परागकोश जो होता है ये द्विपालित संरचना होती है। ध्यान सुनिएगा, द्विपालित संरचना होती है, यानी इसकी संरचना में कितनी पालियां होती हैं? 2 पाली संरचना होती है। देखिए, 1 पाली 2 पाली संरचना होती है। ये दोनों संरचनाएं, जो 2 पाली संरचना है, ये किससे विभाजित होती हैं? थीका नामक सेल से, या थीका नामक डिवाइडर से। ये क्या होती हैं? थीका से बटी होती हैं। दोनों बटी होती हैं, इसलिए क्या बन जाता है? चतुष्क बन जाता है। क्या बन जाता है? परागकोश चतुष्क का निर्माण हो जाता है। टोटल एक तो ये थे ही, और इसमें थीका बन गया, तो टोटल कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 4। टोटल कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब परागकोश जो है, इसी के अंदर, परागकोश के अंदर ही किसका डेवलपमेंट होगा? परागकण का विकास होगा। और परागकण का विकास किससे होगा? परागकण का विकास जो है, परागकण का विकास होता है परागमात्र कोशिका से, या परागमात्र कोशिका को ही हम लोग क्या कहते हैं? परागमात्र कोशिका, या इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं MMC। दैट मीन्स होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये सभी एक दूसरे के इक्वल है, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दीजिए, चाहे परागकोश कह दीजिए, परागकोश मातृ कोशिका कह दीजिए, चाहे आप उसको नाम दे दीजिए, क्या कहते हैं उसे? लघु बीजाणु मातृ कोशिका कह दीजिए। ये सभी मिला जुला के बात एक ही है। इसी से किसका विकास होगा? परागकण का विकास होगा।
कभी भी जब परागकण हो, अंडाणु हो, स्पर्म हो, ओवा हो, इनका जब विकास की बात की जाती है तो इनके विकास में एक चीज याद रखिए कि जिससे विकास होता है उसी से संबंधित उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, इसको कहा जाता है एक सेकेंड, हाँ, परागकणों का निर्माण हो जाता है। किससे निर्माण होता है परागकणों का? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं, बात एक ही है। और इसी से किसका विकास हो जाता है? परागकण का विकास हो जाता है। परागकण बनने से पहले जो पराग मात्र कोशिका है वह कोशिका डिप्लॉयड होती है, मैंने आपको बताया था, दुगुणित होती। इस दुगुणित कोशिका में होती है मियासिस, और आप सब लोग जानते हैं कि मियासिस जो होती है, मियासिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। कहीं कहीं पे अर्ध ऐसा लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पे ऐसा लिखा मिलेगा, तो दोनों सही। अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, यानी अर्धसूत्र हो जाते हैं, जो गुणसूत्रों की मात्रा है वो आधी हो जाती, तो यन यहां हो जाता है और यन यहां हो जाता है, क्योंकि गुणसूत्र की मात्रा क्या होती? आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन का ये नियम है। फिर इसके बाद होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, और जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हो जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कैसे होती? सोमैटिक विभाजन जैसा होता है, यानी यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, इक्वल की इक्वल ही रहती है, और इस प्रकार 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यही जो 4 कोशिकाएं, ये पराग मात्र कोशिका है या लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसी से विकसित होकर के परागकण का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब कुछ ऐसे पादप हैं जो परागकण बनाने के लिए क्या करते हैं? पराग कोशिका के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। पराग मात्र कोशिका के अंदर ही ये परागकोश है और इसी के अंदर परागकण का निर्माण होना है। ज्यादातर स्पीसीज में, ज्यादातर क्या, लगभग 99% स्पीसीज में पराग कोशिका कैसे होती है? द्विपालित होती है। एक ऐसा होता है परागकोश द्विपालित होता है। चूंकि द्विपालित है और उसमें थीका भी है, तो कैसे बन जाते हैं? चतुष्क बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन एक फैमिली है, स्टार लगा के लिखिएगा, याद रखिएगा, फैमिली का नाम है मालवेसी कुल। ठीक है। फैमिली का नाम क्या है? मालवेसी फैमिली है, मालवेसी कुल है। मालवेसी में इसमें जो ये 2 डंबल है, यानी 2 पाली संरचना है, ये 2 पाली संरचना नहीं होती। पराग कोश में कितनी पाली पाई जाती? 1 पाली पाई। मालवेसी कुल में पराग कोश कैसा होता है? याद रखिएगा, काम कीजिए। पराग कोश 1 पाली होता है, 1 पाली संरचना से बना होता है, 1 पाली संरचना से बना होता है। और 1 पाली संरचना होगी तो अब मान लीजिए कोई मालवेसी है, 1 पाली संरचना, और इसके बीच में थीका पाया जाता है। चूंकि थीका पाया जा रहा है इसलिए इसमें कक्षक कितने हो जाते हैं? तो इसमें कक्षक की संख्या हो जाती है 2। पाली कितनी होती हैं? 1, और लेकिन इसमें कक्षक कितने हो जाते हैं? 2। जैसे यहाँ पे 2 पाली है लेकिन कक्षक कितने? 4, और यहाँ पे पाली कितनी हो जाती है? 2। किसमें? मालवेसी में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि डिप्लॉयड कोशिका से जो हमारी दुगुणित कोशिका है, दुगुणित कोशिका का नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, और यही अर्धसूत्री विभाजन जब द्वितीय श्रृंखला करता है तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या हमारे पास हैप्लॉयड के रूप में मिल जाती है। यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे डिप्लॉयड कहा जाता है, इसे हैप्लॉयड कहते हैं। अब ये जो बने हैं यही परागकण है। परागकण को ही दूसरी भाषा में हम लोग क्या कह देते हैं? माइक्रोमियोस्पोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइक्रोमियोस्पोर भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ये भी लिखा मिलेगा माइक्रोमियोस्पोर, शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। माइक्रोमियोस्पोर भी कहा जाता है। तो माइक्रोमियोस्पोर कहिए, परागकण कहिए, ठीक है, लघु बीजाणुकण कहिए, ये बात सभी एक ही है। इतनी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए और इतनी चीजें सही होनी चाहिए कि आप यहां तक कंफर्म है। हमने कहा कि हमारी एनसीईआरटी में जो हेडिंग दी गई है, आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। यह वीडियो आप सभी के लिए फ्री है, परंतु
₹299 आपको पेड करने हैं आपको नोट्स लेने के लिए, क्रैश कोर्स लेने के लिए और इसका रिवीजन क्लास लेने के लिए, CUET के लिए। अगर आप ₹299 देंगे तो ये सभी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी जब ₹299 आप दिए होंगे। लेकिन जो लोग पेड बैच नहीं होंगे उन्हें वीडियो तो फ्री में मिल जाएंगे लेकिन उनको नोट्स प्रिंटेड नहीं दिए जाएंगे। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 8887974395 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिख के आपको भेजना पीके बैच लिख करके आप मैसेज कर दीजिए, आपको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आगे की दिशा में बढ़ा जाए, मुझे उम्मीद है। हाँ, तो हमारी एनसीईआरटी में हेडिंग दी गई है पुंकेसर लघु बीजाणुधानी परागकण, जिसमें पुंकेसर किसके अंतर्गत पाया जाता है? पुमंग के अंतर्गत पाया जाता है। पुमंग मतलब मेल भाग जो होता है उसे पुमंग कहते हैं। पुमंग के अंतर्गत कौन पाया जाता है? पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग को हम लोग कहते हैं तंतु और दूसरे भाग को कहते हैं परागकोश। जो तंतु होता है, इस तंतु से क्या होते हैं? तंतु लंबी संरचना होती, डंठल जैसी संरचना होती, रेशेदार। इसका कोई विशेष महत्व यहाँ पे नहीं, बस इसका तंतु जो होता है एक कहां से जुड़ सकता है, कई बार पूछा जाता है। तो तंतु जो होता है, तंतु कहां से? दल से जुड़ सकता है, दल से जुड़ा होता है, या कहां से जुड़ा होता है? तंतु या तो दल से जुड़ा होता है या कहां से जुड़ा होता है? जल्दी बताइए। थैलमस से जुड़ा होता है। क्या कहते हैं? थैलमस, थैलस, सॉरी, किससे? थैलस। या तो थैलस से जुड़ा होता है या तो इससे जुड़ा होता है, इससे मतलब दल से। तो ये तंतु इसको जोड़ा रखता है। मेन तंतु का काम खत्म। तंतु पे ही, तंतु के जो टर्मिनल एंड होता है, अंतिम छोर होता है, अंतिम छोर पे क्या पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है। तंतु के अंतिम छोर पर परागकोश पाए जाते हैं और उन्हीं परागकोश की संरचना द्विपालित होती है और इन दोनों पालियों को जोड़े रखने के लिए यहाँ पे संयोजी ऊतक का बंडल पाया जाता है। ठीक है, अब ये उसके नीचे तंतु है, ऊपर ये दोनों पाली संरचनाएं और इन दोनों पाली संरचनाओं के बीच में थीका मेम्ब्रेन पाई जाती। यह थीका मेम्ब्रेन इसे 2 कक्षकों में बांट देती। एक कक्षक को 2 कक्षक में, टोटल 4 कक्षक हो जाते हैं जिन्हें चतुष्क कहा जाता है। ठीक है, मालवेसी एक ऐसी फैमिली है जिस फैमिली में परागकोश की संख्या कितनी होती है? 1 पाली होती है। चूंकि 1 पाली होगी तो बीच में थीका होगा, तो उस पाली में कक्षकों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। एक कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ये याद रखने वाली चीजें चूंकि एक्सेप्शन में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद कहा गया कि जो परागकण है इसका विकास कहाँ होता है? परागकोश में इसका विकास होता है। परागकण का विकास तो परागकोश में होगा, परंतु किससे होगा? तो हम कहेंगे पराग मातृ कोशिका से होगा। पराग मातृ कोशिका को दूसरी भाषा में कहा जाता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इस प्रकार से इनका विभाजन होता रहता है, ये चलता रहता है। उम्मीद है कि ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और उन चीजों को जानना आपको समझ में आना चाहिए। ये सारी बातें लगभग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कह दी गई, नोट्स में सब कुछ लिखा गया है। जो एक मालवेसी है इन सबको हाईलाइट करके आपको लिखा गया है, नोट्स में सारी चीजें आपको दी जाएंगी। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जिनको नोट्स चाहिए वो लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से जुड़ करके आप अपने मैटर को परचेज कर सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आप अपने बुक में देखेंगे तो बुक में एक डायग्राम दिया गया है। जो हमारा परागकोश है उसकी कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं, ऐसी संरचनाओं से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है? इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश की संरचना। अब परागकोश का TS काटा गया, संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई गई है। यही फिर उसके बाद इस एक हिस्से को यहाँ पे ऐसे दिखाया गया होगा, याद करिए, देखिए डायग्राम में दिया गया है। तो एक संरचना को आपको ऐसे दिखा दिया गया, ये यहाँ पे सर्कुलर है और ये ऐसे आकर के ऐसे निकल गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। और इसके बाद अगर इसके ऊपर देखेंगे तो ऐसे एक लाइन लगा लीजिए, हम ऐसे रफ डायग्राम बना लेना, आप बुक में देख लीजिए डायग्राम दिया गया। ठीक है, तो ऐसे एक डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा सा आपका, एक सेकेंड, हाँ। अब इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे कक्षकों की संख्या ऐसे, मतलब आपकी एपिडर्मिस है और इसके बाद इसकी लेबलिंग भी अभी हम कर रहे हैं, बस धैर्य रखिए। एपिडर्मिस है और यहाँ पे आ जाएंगे तो अंदर की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये कैसी बनी है, ऐसी कोशिकाओं से निर्मित है। ये भी
ठीक, इसके बाद अगर इसके अंदर देखेंगे तो एक कोशिकाएं और अभी ऐसी पाई गई। इसके बाद इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, एक लंबवत कोशिकाओं जैसा जुड़ा हुआ है, ऐसी ऐसी कोशिकाओं से बना हुआ है। ध्यान से सुनते जाइए, अभी काम देगा, घबराइए मत। ऐसी ऐसी कोशिकाएं बनी हुई हैं, लंबी लंबी कोशिकाएं, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर चले जाते हैं तो बहुत सारे आपके स्पोर भरे हुए हैं, बहुत सारे स्पोर भरे हुए हैं, इसको अच्छे से बना सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं, इधर देखेंगे तो इधर जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको छोटा करते हैं, इतना बड़ा भी, इतनी दूर भी नहीं चाहिए। तो ठीक, इसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं आपस में भरी हुई, ऐसे भरी हुई, पूरी कोशिकाओं से भरा हुआ, ठीक है। आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया गया, आप डायग्राम देख लीजिए। ये जो हिस्सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। इसे स्टोमियम कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं, ठीक। इधर आ जाते हैं, इधर की जो लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर, ये वाली जो है, इसी के ऊपर एक पन्नी जैसी संरचना होती है, इसी को कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के तुरंत नीचे देखेंगे तो ये वाली लाइन दिख रही है, इसे इंडोथीका कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथीका। क्या कहा जाता है? इंडोथीसियम या इंडोथीका, थीसियम, इंडोथीसियम। और इंडोथीसियम के बाद अगर देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी ये वाली लाइन, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के अंदर चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा लेयर? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर चले जाएंगे, ये वाली जो लंबी लंबी कोशिकाएं थी, ये लंबी लंबी कोशिकाएं दिख रही ना, ये लंबी लंबी जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं का नाम टेपिटम है। इसी का इंपॉर्टेंट है, यही मेन इंपॉर्टेंट है, टेपिटम है। और इसके बाद एकदम अंदर देखेंगे तो इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी MMC। लिख दें यही MMC, अभी हमने फुल फॉर्म लिखा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये चार चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। सेम चीजें सब यहाँ पे भी बनी होती है, लेकिन ये छोटा है, जो कि भरा हुआ है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। मेन आपको याद रखना है। अब देखिए मेरी बात को सुनिए, आपने भिंडी को काटा होगा, जब भिंडी को TS काटते हैं, सबने लगभग देखा होगा। ये डायग्राम शायद आपको पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इसको हम थोड़ा इधर कर दें, ठीक। तो आप जब भिंडी को काटते हैं तो देखते हैं भिंडी के बीच में ऐसे होल पड़ता है, ऐसे दिखाई पड़ता है, लेकिन 4-5 होते हैं। वहां पे एक पतली पतली रेशा होती है, इसको जोड़ी होती है, आपने देखा है। इसमें भी इसी तरह से जुड़े रहते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, और ये जोड़ करके इनको एक संरचना बनाते हैं, बंडल बनाते हैं। लेकिन बाद में होता क्या है, जब ये तैयार हो जाते हैं परागकोश, तो एक एक साइड का बंडल टूट जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो स्टोमियम है, यही स्टोमियम से फट करके परागकोश का क्या हो जाता है? वितरण होने लगता है। एक डायग्राम और दिया गया होगा जहां पे ऐसे आपका बना होगा, कैसे बनेगा ये, यही मिटा देते हैं, ठीक है। ऐसे बन जाएगा और यहां से आपके परागकोश को फैलकर बाहर निकलते हुए दिखाया गया होगा, ये एनसीईआरटी में बना है, ठीक। कहने का अर्थ है कि जो हमारा परागकोश है, ये 4 कक्षक के जैसे संरचना से बनता है। 4 कक्षक को बीच में जोड़े रखने के लिए संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। यह संयोजी ऊतक इन चारों कक्षकों आपस में जोड़े रहते हैं। इन चारों कक्षकों के जोड़े रहने के लिए बीच में मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर पाया जाता है, जिससे ये सब आपस में जुड़े रहते हैं। हमारे कक्षकों को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे ऊपरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद एंडोथीका, थीसियम होता है या एंडोथीका होता है, उसके बाद मिडिल लेयर होती है, और फिर टेप्टम की मेम्ब्रेन होती है। ऊपर की तीनों एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों सुरक्षा का कार्य करती हैं, सुरक्षा का कार्य करती हैं। और जैसे ही हम लोग किसकी बात करते हैं? टेपिटम की। टेपिटम 2 काम करता है, एक तो डेवलपमेंट जो हो रहे हैं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल के विकास में विकास के लिए पोषण का कार्य करता है, विकास के लिए पोषण का कार्य करता है, पहला। और दूसरा इसका मुख्य काम होता है सुरक्षा का कार्य करता है। तो 2 काम करता है कौन? टेपिटम मेम्ब्रेन।
एक नंबर में सबसे ज्यादा पूछे जाना प्रश्न है कि टेप्टम मेम्ब्रेन का मुख्य काम क्या होता है, तो आप कहेंगे टेप्टम की कोशिकाएं लंबी होती हैं, बड़ी, इसमें अंतःसूत्री विभाजन होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुगुणित होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है कि जो माइक्रोस्पोर के बीजाणु के सहायक कोशिकाएं हैं उन्हें क्या करना, उन्हें नरिशमेंट करना, यानी उन्हें पोषण देने का कार्य करता रहता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है आसान है। हमने कहा जो हमारा परागकोश है, जब हम इसका टीएस सेक्शन काटते हैं तो हमें 4 पाली संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक, इन 4 पाली संरचनाओं के बीच में माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी होती हैं, एक एक में बहुत सी मदर सेल भरी होती हैं, सभी मदर सेल एक समय में विकसित होती हैं और 1 से 4, तो मान लो अगर 100 है तो 100 से 400 परागकण का निर्माण करती हैं। यह मदर कोशिकाएं आपस में कोशिकाओं से घिरी होती हैं। जिन कोशिकाओं से घिरी होती हैं, सबसे ऊपरी कोशिका का नाम होता है एपिडर्मिस, उसके बाद की कोशिका का नाम होता है एंडोथीसियम, उसके बाद की कोशिका का नाम होता है मिडिल लेयर और अंतिम कोशिका का नाम होता है टेप्टम मेम्ब्रेन। टेप्टम मेम्ब्रेन डेंस साइटोप्लाज्म से भरा होता है, अंतःसूत्री विभाजन करता है जिससे ये घना होता है और इसमें जो है परागकोश, जो विकसित परागकोश है उसे पोषण देने का काम और सुरक्षा का कार्य करता है। टेप्टम ही सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे जहां तक लगता है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब हमारा परागकोश विकसित हो रहा है, जब ये इसका डेवलपमेंट हो रहा है, परागकोश तैयार हो रहा है, तो परागकोश विकसित होने के साथ ही साथ यहाँ पे प्लेटें निर्मित हो जाती हैं जिससे सभी परागकोश अलग अलग हो जाते हैं। परागकोश मुख्यतः आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है परागकोश रंग रूप अलग आकार प्रकार से अलग अलग होते हैं। कब? जब अलग अलग जाति में होते हैं। अलग अलग जातियों के परागकण अलग अलग रंग रूप आकार प्रकार के होते हैं, परंतु फिर सुनिएगा, अलग अलग पादप जातियों में रंग रूप आकार से परागकण अलग अलग होते हैं, परंतु जैसे ही हम लोग किसकी बात करते हैं, जैसे ही कॉमनली बात की जाती है परागकण कैसे होते हैं, एक सेकंड, जैसे हम पूछेंगे कि परागकण कॉमनली कैसे होते हैं तो आपका आंसर होगा परागकण कॉमनली कैसे होते हैं, गोल संरचना होती है और ये 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक, अब ये जो गोल संरचना है माइक्रोमीटर के होते हैं, माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। आप हमको बताइए कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस कितना, ये आपको मैसेज करना है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पावर कितना मीटर, ये हमें माइनस कितना मीटर होगा, ये हमें आप व्हाट्सएप करिए, मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। फिजिक्स में आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया। चले आगे, अब ये हमारा परागकण है, परागकण का जो मैक्सिमम डायमीटर इतना है, लगभग समानतः कैसे होते हैं, गोल होते हैं। परागकण अपने ऊपर, एक परागकण है, परागकण अपने ऊपर क्या करता है, एक और मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेता है। अब 2 झिल्ली हो जाती हैं, एक झिल्ली को हम लोग कहते हैं कौन सी, अंतःचोल, और एक का नाम होता है बाह्यचोल। एक कौन है, अंतःचोल है जो अंदर की तरफ है, और जो बाहर की तरफ है उसे क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहा जाता है। जो बाह्यचोल होता है वह स्पोरोपॉलिनिन नामक तत्व से बना होता है, और जो अंतःचोल होता है वह सेलुलोज तथा पेक्टिन से बना होता है, ठीक। इसके बीच बीच में जर्म पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीच बीच में जर्म पोर पाए जाते हैं, और इसी जर्म पोर से होकर के जर्म पोर पाए जाते हैं, और इन्हीं जर्म पोर से होकर के क्या विकसित होता है, पराग नलिका का विकास होता है। इन्हीं जर्म पोर से पराग नलिका का विकास होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जर्म पोर की जगह पे स्पोरोपॉलिनिन क्या होती है, एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। स्पोरोपॉलिनिन जो होता है एक रासायनिक पदार्थ है, और यह रासायनिक पदार्थ स्पोरोपॉलिनिन एक रासायनिक पदार्थ है। यह फिनोलिक बहुलक, क्या है, फिनोलिक बहुलक है, फिनोलिक का बहुलक है, याद रखिएगा, फिनोलिक का बहुलक है। और यह प्रतिरोधी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, प्रतिरोधी पदार्थ है।
इसी के कारण इससे ताप से, दाब से, ठीक है, अम्ल से, क्षार से, अम्ल से, क्षार से, किसी से भी और इवन एंजाइम से भी तोड़ा नहीं जा सकता, एंजाइम से तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ये इसकी सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं। अंतःचोल विकसित होकर के अंतःचोल विकसित होकर के किसका निर्माण करते हैं? परागनलिका का निर्माण करते हैं। और यह परागनलिका आगे बढ़ करके क्या काम करेगी? परागनलिका आगे बढ़ेगी, जनन छिद्र से होती हुई आगे जाएगी और जाकर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेगी। जब जर्मिनेट करेगी, जर्मिनेट कर करके कहाँ जाएगी? वही जाकर के विभाजन में मदद करेगी। ठीक, अगर हम पराग कणों में प्रायः जनन छिद्र की बात करें, एक जनन छिद्र और द्विबीजपत्री पौधों में अगर हम कहें तो कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं? 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, खास करके जो हमारे मित्र टीचटी पीचटी वाले देख रहे हैं, देखिएगा, अगर कोई एक बीजपत्री है तो यानी मोनोकाटिलिडनी है, एक बीजपत्री पौधों में पराग कणों में प्रायः एक जनन छिद्र होता है। तो पराग कण में एक जनन छिद्र होते हैं। और अगर द्विबीजपत्री है जिसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री है, तो इसके परागकण में जो परागकण होता है उसमें कितने जनन छिद्र होते हैं? परागकण में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। पहली बार पराग नलिका की खोज, पराग नलिका की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? GBAMC ने पहली बार पराग नलिका की खोज की थी। GBAMC ने पहली बार पराग नलिका की खोज की थी। और ये सारी चीजें, सारा डिटेल आपके सामने है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी चीजें आपके नोट्स में लिखे गए। ठीक है, अब इसके बाद जो मेजर चीज है वह मेजर भाग क्या है कि मेजर भाग ये कह रहा है कि भाई देखो ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा अब परागकोण हमारा विकसित हो जाएगा। विकसित होने के बाद ये जनन के लिए तैयार है। लेकिन अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ, कोर्स में कुछ चीजें और हैं। कोर्स में 2 चीजें और अभी आपकी छूट रही, परागकण से होने वाले नुकसान और परागकण से होने वाले लाभ। तो परागकण हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि ये पादप में जनन का कार्य करता है। तो ये तो खत्म हो गया एक लाइन में। परागकण कई बार श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक घास है जिसका नाम है गाजर घास या इसे पार्थेनियम कहते हैं। पार्थेनियम घास। यह पार्थेनियम घास से क्या होता है कि इससे अस्थमा, दमा, ये सभी रोग हो जाते हैं। तो ये एक जो है पॉल्यूशन का कारण होता है। परागकण, इनके परागकण पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, अगला पराग बैंक। कुछ परागकण ऐसे होते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनकी सहायता से सिरप, विटामिन टेबलेट्स बनाए जाते हैं मल्टीविटामिन के, और वह उसका उपयोग किया जाता है एथलीटों के द्वारा। यह भी आपको दिया गया, पालन बी करके, पीछे देखिए एक डायग्राम दिया गया, उसमें पालन बी करके दिया गया। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे, अगला जो लिखा गया है वहां पे आपका हो जाएगा पराग बैंक। और कल भी मैंने आपसे बताया था जो पराग बैंक होते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन में इन्हें संचित किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, पराग को ज्यादा दिनों के लिए संचित किया जा सकता है। परागकण के ऊपर चूंकि स्पोरोपॉलिन पाया जाता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, इजिली नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे हम फॉसिल से रिकॉर्ड के लिए भी इकट्ठा कर सकते हैं और यहाँ से फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें किससे संबंधित था? परागकणों से संबंधित था, नर जनन भाग से संबंधित था। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।